नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 22 का अंगा नंबर, नहीं 22 का घा नंबर। और सवाल नंबर ये 22 है। 22 के हम गा नंबर तक बता चुके हैं और वो घा नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप पहले देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे घा नंबर क्या कहता है और हम ये सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रश्न लिखना है, कैसे क्या। तो सबसे पहले देखेंगे सवाल। यहाँ पर सवाल कह दिया द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इनमें एक संबंध होता है, उस संबंध की सत्यता की हमें जांच भी करना है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सवाल है। ऐसे 4 नंबर के ही सवाल आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। और ये जो है सेट है 2024 का ये पहला। ठीक है, 2024 का ये पहला सेट है। तो HV इसके पूरे बहुविकल्प भी बता चुके हैं। और अब सवाल नंबर 22 का घा देखेंगे और इसको भी समझते हैं। ठीक, तो चलो ज़्यादा समय न लगाते हुए इसको करते हैं हल। किस तरीके से हल करेंगे, तो सबसे पहले जैसे दिया है समीकरण x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो समीकरण है इसको हम लिख लेंगे। और देखिए यहाँ हम बाई मिस्टेक समीकरण बोल गए हैं, जबकि ये है बहुपद। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। यानी ये द्विघात बहुपद यानी जो बहुपद वाला वो है उससे दिया गया है और ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसको चलो अब हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है ये जो द्विघात बहुपद हैं तो इसको हम लिख लेंगे द्विघात बहुपद। इसको कुछ भी fx या वगैरह वगैरह मान के तो हम fx मान ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मान लिया द्विघात बहुपद, यानी fx बराबर कितना हो जाएगा x² + का 7x और प्लस का 10। इस तरीके से हमने अब इसको fx के बराबर लिख लिया। अब देखो इसके हमें जब शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए एक ये द्विघात मतलब व्यंजक है। ठीक है, तो इसके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, ये लिखा है 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको इस चिन्ह से पहचाना जाता है कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हमने इधर लिखा 10 और 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 5 2 7 हो जाएंगे। ये बन गया गुणनखंड हमारा। x² प्लस के देखो बड़ा गुणनखंड क्या है 5, तो 5 और साथ में x है, x लिखेंगे, प्लस का दूसरा क्या है 2, तो 2x प्लस का 10 एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो दो दो पदों में लेते हैं कॉमन, इतने में और इतने में। तो इसमें भी x इसमें भी x, तो x हमें मिल जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 प्लस इधर से 2 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार का भाग, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 5, यानी 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार चला और 2 का 5 बार चला जाएगा 10 में। ठीक, तो यहाँ से x प्लस का 5 और x प्लस का 2 ये आ गए इसके अभी गुणनखंड। ठीक, तो जब गुणनखंड आ गए अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, देख सकते हैं हमें शून्य ज्ञात करना है और संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम ये जो है fx आया उसको 0 के बराबर करा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि हम लिखे देते हैं ना एक एक चीज़, तो हमने लिख दिया चूंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए fx = 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ये आ जाएगा 0 बराबर x प्लस 5 इंटू x प्लस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, या x बराबर आ जाएगा x प्लस 5 = 0, या एक बार हो जाएगा x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से जब x के = 0 लिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और कामा इधर से x की वैल्यू आ जाएगी x = -2। तो यानी x के जो हम मान आए x = -5 कामा -2 यही हो गए इसके शून्यक। अतः शून्यक जो हैं शून्यक = क्या आ गए -5 कामा -2, ये शून्यक आ गए। ठीक है,
अब आगे सवाल में और क्या कहा है ये देखिए। सवाल में कहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो इसको भी देख लो। शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच। अब देखो ये कैसे होगी। सबसे पहले निकाल लेंगे हम मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये हिंदी में ना लिखते कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है यानी मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है भाई। अब देखो हमारे मूल क्या है, -5 का -2, तो लिख दो -5 अल्फा प्लस बीटा निकाले प्लस -2 इज इक्वल टू -x का गुणांक कितना है, x का गुणांक हम इसी में देख लेंगे कितना है 7 है, तो यहाँ रख देंगे -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी ये देखो ये प्लस जो है ना ये हट जाएगा, तो -5 और ये -2 ये जुड़ जाएंगे, तो -7 बटे 1 बराबर -7 बटे 1, ठीक है ना। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई, LHS इज इक्वल टू RHS। एक कंडीशन तो फॉलो कर गई, पूरा पूरा आ गया ना, ठीक। अब निकाल लो यहीं से मूलों का गुणनफल। यहाँ पर मूलों का गुणनफल, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये देखो सूत्र पहले लिख लो, सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है, ठीक। तो अब देखो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे देखो इधर मूल क्या आए थे -5 का -2, तो ये हो जाएंगे -5 इंटू -2 इज इक्वल टू अचर पद इसमें देखेंगे कितना है 10, और यानी ये जो समीकरण है ना इसी में अचर पद देखेंगे, अचर पद क्या है 10 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो इनका गुणा करो तो 5 दूना 10, और ये माइनस माइनस है तो गुणा प्लस में आ जाएगा बराबर 10 बटे 1, 10 है रहेगा। यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS, अतः ये सब क्या है भाई, दोनों पक्ष बराबर आ गए, ये इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अतः संबंध सिद्ध हुआ, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब अगला सवाल इसका देखेंगे, हो सकता है ये सवाल आपको समझ में आया हो। अब देखिए यहाँ पर 22 का अंगा नंबर क्या कहता है, कह रहा निम्नलिखित सारणी बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणी दी है और माध्यक मतलब माध्यिका ही ज्ञात करना है, ये समझ लीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो सारणी दी गई है ना, ये सारणी हम बना लेंगे, लेकिन इसमें ऐसी बनी, हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो सारणी बना लेते हैं। अब देखो
हमने ये सारणी बना ली और ये बारंबारता इस तरीके से लिख लिया। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब भी माध्यिका इस तरीके से वर्गीकृत आंकड़े हों, ठीक है, सारणी में दी हों, तो एक निकालते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अच्छा, अब ये जो बारंबारता है, ठीक है, इसको हम f लिखते हैं, f मानते हैं, ठीक, और इस बारंबारता को CF, ठीक, वैसे इसको अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसको बारंबारता को फ्रीक्वेंसी, इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि हमने ये ऐसा इसलिए किया, ठीक। तो अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है? देखो, पहला जो बारंबारता है वो एज इट इज लिख लेते हैं 2। अब अगला स्टेप इसमें जोड़ता चला जाएगा। देखिए 2 और 4 6, 7 6 13, 13 3 18 और 2 20। ये आ गई संचयी बारंबारता निकल करके। और यही जो लास्ट वाला टर्म है इसी को बराबर हम n मान लेते हैं। तो n बराबर कितना आ गया? 20, ठीक। तो अब यहीं से जब n बराबर 20 आ गया, यहीं से हम सीधे डायरेक्टली n/2 भी निकाल लेते हैं, यानी n/2 निकाला जाता है। तो n का मान कितना आया? 20, तो 20/2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10। अब देखेंगे ये 10 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत होगा, ये नहीं देखना, अब इसको देखना है। तो ये आ रहा है 20 से 30 वाले वर्ग के अंतर्गत, ठीक। तो 20 से 30 वाले वर्ग को हमने क्या किया? घेर लिया। अब इसी से हमारे कुछ मान निकल कर आएंगे, जैसे कि L। अब यहीं हम L लिखे लेते हैं। तो L बराबर होता क्या है? माध्यिका वर्ग की, यानी ये माध्यिका वर्ग हुआ, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब 20 है, न्यूनतम बारंबारता जो है, न्यूनतम सीमा क्या 20 है ना। तो 20, L बराबर 20 लिख लेंगे, ठीक। अब ये जो हमारा हुआ यही तो हमारा माध्यिका वर्ग हुआ है आकर के, ठीक है। लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, एक लाइन कौन पढ़ाए, हमने यहीं बता दिया कि ये माध्यिका वर्ग हो गया, ठीक है। इसी को हम माध्यिका वर्ग आपको यहीं बता देते हैं। माध्यिका, ये माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई? 20। अब कुछ हम और लिखते हैं, ये जो बारंबारता है माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाली वो क्या होती है? F होती है, कैपिटल F, या ठीक है कैपिटल F हो गई। अब इसको हमने CF माना है। CF कौन सी होती है? क्योंकि माध्यिका वर्ग के, ठीक है, जो जैसे ये F है, इसके ठीक ऊपर वाली ये हो जाती है हमारी CF, ठीक। तो इसको CF मान लिया। अब बात समझ में आ रही है? जैसे माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाली बारंबारता F हो गई, तो संचयी बारंबारता में उसके ऊपर वाली जो बारंबारता है, संचयी बारंबारता, वो होती है CF। तो यहाँ CF हो जाएगा 6। इतना चीज़ें समझ में आ गई। कामा हम लिख लेते हैं, F बराबर 7 कामा CF इक्वल टू आ गया 6। इतना लिख लिया। अब हम लगा देते हैं माध्यिका का सूत्र, ठीक। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 नहीं माइनस CF अपान में ये F होता है, ठीक है। F लिखो या कैपिटल F, और इनटू में H। अच्छा, H की यहाँ भी हमने लिखा नहीं, तो H भी देख लो क्या होगा। तो H होगा इन सबके बीच का डिफरेंट, यानी ये जो वर्ग अंतराल हैं उनके बीच का अंतर, वो होता है H। तो H इक्वल टू ये 10 आ जाएगा भाई। जहाँ 10 में 0 घटाओ 10 है बचेगा, 20 में 10, तो इन सबके बीच का अंतर होता है H। तो अब यहाँ L की वैल्यू देखो हमने निकाली है 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 20, दिख रहा है ना, हाँ, प्लस n/2 की वैल्यू हमने सीधे सीधे निकाल रखी है, ये 20 नहीं, n/2 की वैल्यू आई मतलब ये 10।
लेकिन एक चीज़ यहाँ एक बार ऐड कर लो, 4 2 6 7 6 13 3 16 तो 18 हो रहा है। यहाँ n की वैल्यू 18 आ रही है और हमने लिख दिया 20। तो ये मिस्टेक होगा सवाल में जा कर के, ठीक है ना। तो यहाँ 18 आएगा, तो इसको सही कर लो 18। अब यहाँ जो n/2 है ना वो 18 आएगा, बाकी तो सब ठीक है। हालांकि ये 18 9 आएगा काटने पर इधर, तो 9 भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम n/2 का मान अब 9 रखेंगे। 9 माइनस CF का मान है 6 और अपान में F है 7 और इंटू H की वैल्यू है 10 रख दिया। अब देखो आगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 20 प्लस 9 में 3 गए, बचे कितने, 9 में 6 गए 3 और 3 का 10 में डायरेक्टली गुणा करा दो, आ गया 30/7, ठीक। तो देखो यहाँ से 20 प्लस 7 का डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 7 चौक 28, 4 गए 10 हम लोग भागने, 7 दूना 14, बचे कितने 5 नहीं 7 दूना 14 6, 60 हो गए, 7 8 56। तो हमने 2 अंक तक निकाला, तो 20 4 24। तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं, या यहीं बराबर लगाओ सीधे, दैट इम्प्लाइज नहीं, 20 4 24, 24.28। ये इतना आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। लाल पिल से आपको फिलहाल नहीं लिखना है, लेकिन उत्तर में 24.3 दे रहे हैं ना, तो ये क्यों दिया। तो अब यहाँ पर देने का मतलब है कि इसको और आगे तक निकाला होगा। और 8 देख रहे हैं ना, ये 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करके इधर एक संख्या बढ़ा देते हैं। तो इसको हम या ऐसे करके भी लिख सकते हैं 24.3, ये लिख सकते हैं। इसको राउंड ऑफ करना कहा जाता है, ठीक। यदि इधर का अंक 5 से बड़ा है, मतलब जैसे ये 2 है, 2 के बाद की संख्या 5 से बड़ी है, तो उसको और अंकों तक निकाला जाएगा, क्योंकि 7 का बाद संख्या है, पूरा भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो उसको राउंड ऑफ करके इधर हम और एक अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी 2 के बदले 3 कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया, ये समझ लीजिए। तो मान के चलिए ये सवाल हल हो गया। अगला नंबर और देखेंगे। अब देखिए यहाँ अगला सवाल वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता है कितनी गेंदें, ठीक। यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी नीली गेंद जो निकाली जा रही है तो उसकी प्रायिकता मान के चलिए कुछ भी है, और लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी लाल गेंद जो निकाली जा रही है ना उनकी प्रायिकता की दुगनी है कुल मिला करके। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल पूछा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या है, देखो लाल गेंद तो पता है लेकिन नीली गेंद पता है ना ये कितनी है, तो नीली गेंदों की हमें पहले तो संख्या पता होना चाहिए। संख्या नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, यही हम सवाल में करते हैं। चलो ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना, सबसे पहला काम है ना, माना कौन सी गेंदें हैं, नीली गेंद निकालने की, लाल पता है नीली पता नहीं है, तो नीली मान रहे, नीली गेंदों की संख्या बराबर x, और लाल गेंद की पता ही है, ठीक, तथा लाल गेंद की संख्या बराबर 5 है।
लाल गेंद की संख्या 5 है। अब एक बार फिर पढ़िए कंडीशन क्या है। कह रहा है यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो नीली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे और लाल गेंद की, दोनों की प्रायिकताएं पहले निकाल लेते हैं प्रायिकता का सूत्र लगा करके। ठीक, अब देखो नीली, तब नीली गेंद आने की प्रायिकता बराबर, देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है। देखो यहाँ पर हमने सूत्र लिखा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो नीली गेंद की निकाल रहे, तो नीली गेंदें हैं कितनी, x, तो x बटे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5 + x, क्योंकि दोनों गेंदें जुड़ जाएंगी ना, यही तो आएगी। तथा इसी प्रकार से लाल गेंद आने की प्रायिकता निकाल लो। तो यहाँ पर लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी 5 बटे 5 + x, क्योंकि लाल गेंद है कितनी 5 हैं। तो इसमें भी सेम सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या है भाई, लाल गेंदों के अनुकूल कितने परिणाम है 5 हैं, तो 5 और कुल परिणाम कितने हो 5 + x, यही तो हो जाएंगे ना। अब कंडीशन पढ़िए सवाल की। अब सवाल क्या कहता है, अब सवाल देखो यहाँ पर कह रहा है अब यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी नीली गेंद की जो प्रायिकता है लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है। तो नीली गेंद कौन है, ये है नीली गेंद की प्रायिकता आई है ये, यही हम डाल देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। भाई देखो क्या कहा है, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद कौन है की प्रायिकता क्या है x बटे 5 + x बराबर लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है, लाल गेंद ये आया, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या है 5 बटे 5 + x। अब देखो किस में गुणा होगा, एक बार यही कन्फ्यूजन में बात होती है ना, तो एक बार फिर से समझो। देखो कहा यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता जो समझ में आगे, फिर कह लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी दुगना किस में होगा इस लाल वाले में, लाल के साथ ही दुगना लगा है तो इसी में 2 से गुणा। ठीक, अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ कितनी जाएगी 2 पंचे 2 का 5 में गुणा 10। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर 10। चलिए अगला नंबर, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 क्या कहता है, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है, यानी कोई 2 वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है। फिर कह रहा है यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों वर्गों की भुजाएं पूछी गई हैं, तो जो चीज़ पूछी गई है वही हम क्या करें मान लेते हैं। ठीक है, तो हल में आपको प्रश्न इसी तरीके से डालना है, ठीक है, जिस तरीके से हमने लिखा है। तो और हम इधर लिखेंगे माना एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग माने कि ये बड़ा मान रहे हैं, ठीक, एक बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, अच्छा काहे में दे रखे हैं मापे हमें मीटर में ना दिए हैं तो हम मीटर मानेंगे। ठीक, वह छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब आगे पढ़िए, आगे कहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है 157 वर्ग मीटर है, यानी यही पहली कंडीशन होगी, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है। तो अब बताओ वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहीं से प्रथम शर्त हमारी शुरू हो जाएगी। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त यही हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, 157 वर्ग मीटर। ये पहला समीकरण हो जाएगा, हमने पहला डाल दिया। अब देखो आगे क्या कहता है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 वर्ग मीटर है, नहीं 68 मीटर है केवल, क्योंकि परिमाप है एक होता है। ठीक, द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार का परिमाप, अब देखो चूंकि हम यानी चलो परिमापों का योग कितना है, परिमापों का योग फल 68 मीटर हो, तो परिमापों का योग मतलब 4 × x + y = 68। ठीक है ना। अच्छा, ये 68 क्यों लिख दिया, अब ये चीज़ समझ लेना यहाँ पर। अब देखो यहाँ हमने एक चीज़ दिखा दी, चूँकि देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, तो इसलिए देखो 4 × भुजा क्या है, देखो 4x + 4y होगा भाई, 4 × भुजा होता है ना वर्गों का योगफल, तो इसलिए हमने 4 डायरेक्टली कॉमन ले लिया और x + y ऐड ओवर करके, यानी ये चीज़ लिखी गई है। अगर हम आपको एक लाइन में और दिखाएं तो 4x + 4y = 68, तो यहाँ से ये 4 कॉमन के तौर पर आ गए, तो अंदर बचेगा x + y, ये समझ लेना। ठीक, अब 4 को इसके बटे में भेज दो, तो यहाँ से x + y = क्या आ जाएगा, 4 × 4 17 × 4 68, यानी 17, ये आ गया। अब ये चाहो तो यहाँ से किसी एक चर की वैल्यू चाहे x की निकाल लो या y की, तो हम x की निकाले लेते हैं। x बराबर ये आ जाएगा 17 माइनस का y, समीकरण इसको 2 दे दिया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से x की जो वैल्यू आई है इसको इस समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो समीकरण 1 है क्या, x² + y² है ना, तो यहाँ से x² + y² बराबर कितना है 157। तो अब यहाँ से ये x को रिमूव करो और उसके स्थान पर रख दो 17 - y, 17 - y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस 1 y² ये एज इट इज है ये, तो प्लस का 1 ये y² और बराबर क्या रहेगा 157, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब हम पन्ना बदल रहे हैं ना, इसको इधर करते हैं, तो यहाँ से 17 - y का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे, तो ये सूत्र हम आपको दिखाते हैं। अब देखो एक बात पता होना चाहिए, चूँकि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² - 2ab, तो इसलिए ये जो है 17 - y का होल स्क्वायर है, तो a और ये b हो गया, तो सेम यही रूप तो बना, तो यही सूत्र हम खोल देंगे। तो a के स्थान पर है क्या, यहाँ 17 है और b के स्थान पर है केवल y, तो a² + b² होगा, इसलिए 17 - y का होल स्क्वायर ठीक प्लस y² बराबर कितना है 157 है ना, इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, तो 17 का 17 17 हम 289 और प्लस y² y का है तो y², और फिर क्या है माइनस का 2ab होगा, तो माइनस का 2ab यानी 17 दूना 34, माइनस प्लस बन गया, यहाँ माइनस है भाई, प्लस 34 माइनस 34 और ये y और प्लस का ये y² होगा ही होगा बराबर 157, इतना आएगा। अब क्या करूँ, देखो 157 को इधर ले आओ, तो देखो 1 1 2 ये हो जाएगा 2y² माइनस के 34y। अब
ये उधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, यानी 289 ये प्लस के है ना, और माइनस के 157 इज इक्वल टू इधर बचेगा 0। तो 2y² माइनस के 34y घटा दो, 9 में 7 गए बचे कितना 2, 8 में 5 गए बचा कितना 3, 2 में 1 गया 1, 132 बचा, वो भी प्लस का, प्लस के 132 इज इक्वल टू 0। अब 2 एक बार ले लो कॉमन, क्योंकि 2 का भाग पूरे में चला जाएगा, तो 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा y² माइनस के 2 सत्ते 2 एकम 2 2 सत्ते 14 यानी 17y, और प्लस के 2 छंग 12 2 छंग 12 एक बचा, फिर 2 छंग 12 66 आ गया इज इक्वल टू 0। 2 को इसके 0 के बट्टे में भेज दो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y² माइनस के 17y प्लस के 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ से y की वैल्यूज निकलेंगी, देखो 66 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 66 आ जाए, तो 11 छक्का 66। ठीक है ना। अब हमने जैसे 66 लिखा, 11 से ही काट लो, 11 छक्का 66, 11 6 17 गुणनखंड बन गए, यानी y² माइनस के, देखो बड़ा गुणनखंड जो हो उसको पहले लिखो, तो माइनस वह बड़ा है ना, और चिन्ह यहाँ जो भी वही उसी चिन्ह के साथ माइनस के 11y, फिर अभी 17 है और ये 11 है, तो इसमें और माइनस के 6 लिख दो, तभी तो 11 6 17 होंगे जोड़ करके, माइनस के 6y प्लस के 66 इज इक्वल टू 0। अब देखो इतने से y हम ले लें कॉमन, तो अंदर से y माइनस का 11 और इधर से माइनस 6 कॉमन, तो अंदर जो ब्रैकेट ये बनेगा वही ये भी बनेगा, y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब ये y माइनस 11 एक ब्रैकेट में, एक में y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की यदि वैल्यू निकालें तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, या हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी 11 कामा या y बराबर आ जाएगा 6, ये y के मान आ गए। अब ये जो y के मान निकले इनको समीकरण 1 में रख देना है इसमें आकर के, तो हम लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो, तो समीकरण 1 है क्या, ओ सॉरी 1 में ना रखो 2 में रखो, 2 ज़्यादा आसान है, यहाँ 2 में रखेंगे, तो ये x इज इक्वल टू 17 माइनस कितना है y का मान पहला कितना है 11, तो ये आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 17 में 11 गए बचे 6। अब फिर एक x बराबर कितना है 17 माइनस दूसरा मान कितना है 6, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं, अब ये क्या थी, लंबाई चौड़ाई थी, अतः लंबाई, ठीक है ये हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि ये भुजाएं थी तो हमने भुजा तो माना था ना, देखो भुजा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः भुजाएं बराबर 11 कामा 6 या 6 कामा 11। अच्छा ये क्यों लिखा, देखो पहले y के मान, अगर हम x का मान 11 लिए, ये वाला x का मान 11, तो फिर ऐसी स्थिति में y का मान क्या हो रहेगा 6 रहेगा, y का 6 रहेगा ना, तो 11 कामा 6, और x का मान यदि 6 लेते हैं तो ऐसे स्थिति में y का मान क्या लेंगे 11, तो इसलिए ये हमने लिखा अतः भुजाएं बराबर 11 कामा 6 या 6 कामा 11, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल और देख लेते हैं एक। अब देखिए 23 का अथवा भाग, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आप प्रश्न पत्र में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, यहाँ प्रश्न संख्या हमने नहीं लिखा फिलहाल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन आप ध्यान रखना डालना प्रश्न संख्या 23, और इधर बगल में अथवा भाग जरूर डालना। ठीक है, ब्रैकेट के भीतर आप क्लोज भी कर सकते हैं अथवा भाग, इसलिए ठीक।
तो एग्जामिनर की नज़र तो पड़ेगी ना कि यहाँ ये अथवा भाग है उसका। तो देखो क्या कहता, क्या एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक कोई नाव उसकी शांत जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात की, और ये 6 नंबर का सवाल है, यानी 23 नंबर सवाल से आपके 6 नंबर के होंगे। 1 2 3 सवाल आपको 6 नंबर के मिलेंगे, तो तिचक 18 नंबर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या पूछा है, धारा की चाल, तो आपको वही मान लेना है। धारा की चाल पूछिए तो वही हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा, और सब कुछ घंटा में दिए हैं तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब यहाँ आगे देखो और सवाल को पढ़िए, कह रहा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यही हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में ये हो गई। और अब अगर देखें, फिर कह रहा है वह धारा के 24 किलोमीटर विरुद्ध जाने में और फिर धारा की दिशा में भी आ जा रही, तो हमें धारा की विपरीत दिशा में चाल और अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में, दोनों की चालें भी पता होना चाहिए। तब देखिए क्या होगा। अब देखो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, अब देखो जैसे कोई धारा है तो धारा की दिशा में अगर कोई चीज़ बहे तो उसकी चाल बढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी चाल क्या हो जाएगी, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। और धारा की यही विपरीत में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी ना। देखो अब विपरीत मतलब धारा जैसे इधर को जा रही है और नाव इधर को आ रही है, तो धारा की चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल कम हो जाएगी, तब ये चाल आएगी। तो अब ये चालें हमें पता चल गई। अब हम करते क्या हैं, सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहा एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कह रहा वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब यहाँ दिया क्या, संबंध किससे दर्शाया है, समय से, तो इसका हम समय निकाल लेंगे, ठीक है ना, समय निकालेंगे। तो अब देखो हम लिखेंगे धारा की दिशा में, देखो ऐसे सवाल लिखने पड़ते हैं भाई, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय देखो समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, तो उसको हम कैपिटल टी से दर्शाएं, तो t1 बराबर समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखो t1, तो t1 इज इक्वल टू, दूरी यहाँ पर कितनी है, दूरी सवाल में दिए हैं, दूरी देखो आ जा रही है कितनी, 24 किलोमीटर, ठीक है ना, तो यहाँ से दूरी हो जाएगी 24। और देखो चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल देखो क्या मानी भाई, मानी क्या, जुड़ी गई है ना, धारा की दिशा में चाल 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा आई ना,
तो 18 प्लस का x, और ये समय है तो समय हम घंटे में लिख देंगे, घंटे। अब देखो आगे फिर क्या कहे भाई, कह रहा धाक और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो अब अभी ये दिशा में जा रही थी तो इतना टाइम लगा, और धारा की विरुद्ध जा रही है तो ये भी लिख लो, धारा के विपरीत जाने में लगा समय, इसको हम समय को t2 कह देते हैं, इज इक्वल टू, ये भी सूत्र वही, दूरी बटे चाल। अच्छा, तो t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूरी तो 24 है बटे चाल इसकी कितनी है, माइनस है 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स घंटे हो गए। अब यहाँ से देखो प्रश्नानुसार, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब देखो दोनों समयों को करा दो बराबर, पहले काम t1 इज इक्वल टू t2। अब बताओ ये t2 कौन सा समय है, जब धारा के विपरीत जा रहा है, और t1 कब है, धारा की दिशा में जा रहा है। तो अब बताओ समय अधिक किस में लगेगा, अधिक समय इसमें लगेगा। यही तो भाई ये देखो उल्टा जा रहा है, जैसे हवा, मान लो हवा इधर से आ रही और नाव इधर से आ रही, तो इस तरीके से धारा, जब इसको कम समय लगेगा और ये सीधे बह चले जाएगी, ठीक है ना, तो इसमें अधिक समय लगेगा और इसमें कम। तो देखो दोनों समयों को हमें बराबर कराना है, तो हम क्या करें, इसमें 1 घंटा ऐड कर दें या तो इसमें 1 घटा दें। तो हमने सिंपल सा इधर एक ऐड कर दिया है, ठीक। अब बात कम समझ में आ गई। तो देखो t1 कितना आया, t1 है हमारा 24 बटे 18 माइनस एक्स बराबर t2 है 24 बटे 18 माइनस एक्स और ये प्लस का 1। अब इनको एक तरफ कर लो, ये जो है इधर से उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 24 बटे 18 माइनस एक्स, और इधर से इधर लाएंगे तो पक्षांतर होकर के चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा 24 बटे 18 माइनस एक्स, इधर बचेगा बराबर 1। अब ऊपर से क्या करो, 24 ले लो कामन, 24 कामन चलो आ गया, तो अंदर बचेगा ये 1 बटा 18 माइनस एक्स, और ये माइनस का 1 बटे 1 में माइनस 1 में प्लस, प्लस किस में होगा, t1 में 18 प्लस एक्स, ठीक है ना। दोनों में माइनस है, माइनस कर रहे हैं, धारा की दिशा में भाई दूरी जुड़ रही ना, t1 वाला प्लस का है भाई, कर लेना, ठीक, गलती से लिख गया वो। अब माइनस का ये बचेगा 18 माइनस का x इज इक्वल टू 0, है ना। अब 1 रहेगा, इतना समझ में आया। अब एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर करा लो, तो ये 24 लिखे हैं, इसका 18 माइनस का x, इसका इधर, तो देखो माइनस चिन्ह है तो बनाए रखो। तो अब इसको हम ब्रैकेट के भीतर लिख रहे हैं, 18 कम 18 और प्लस का x। अब अंदर इसका बदलेंगे चिन्ह और नीचे नीचे गुणा होगा, यानी 18 प्लस का x इंटू 18 माइनस का x इज इक्वल टू 1 चल रहा है। अब ये चीज़ यहाँ तक देख चुके ना, अब इसको आगे थोड़ा हल करेंगे, तो वो हम इधर करेंगे। एक लाइन ये लिख लेते हैं पूरी एज इट इज़ नोट करके, 24 इंटू 18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस का x और अपान में
18 प्लस का x इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो सवाल लिख लिया ना इधर, अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अब ये दैट इम्प्लाइज, अब देखो 24 इंटू में है 18 माइनस, इसका कुछ नहीं, माइनस का अंदर गुणा करो तो ये आ जाएगा माइनस का 18 और ये माइनस का ही x आएगा अपान में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र। अब इधर हम देखो सूत्र दिखा देते हैं, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही यहाँ पर फार्मूला ये लग जाएगा। तो कैसे होगा, तो नीचे हम लगा देते हैं इसलिए। तो ये 18 हम 324 होता है 18 का और माइनस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर से क्या होगा, अब इधर होगा ये 18 ये कट जाएंगे, ये 18 कट गए। अब ये एक और एक ये दोनों ही माइनस के हो गए, माइनस के 2x और बराबर इधर चल रहा है 1 के, ये इतना चल रहा है। लेकिन एक चीज़ समझिए, देखो हमने थोड़ी मिस्टेक यहाँ क्या कर दी, मिस्टेक ये कर दी क्योंकि देखो कहा है वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल की याद कीजिए। अब यहाँ हमने दोनों टाइम निकाले थे जब, तो यहाँ t1 बराबर t2 पहले किया, फिर समय किस में ज़्यादा लगेगा, तो ऑलरेडी t2 में तो ऑलरेडी ज़्यादा लग ही रहा है और उसी में हमने एक ऐड कर दिया, जबकि हमें दोनों समयों को बराबर करना है। तो इसमें ये ऐड ना होकर के घटेगा, तभी तो भाई ये बराबर हो पाएगा, यानी 1 घंटा इसमें घटा दो तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ ये क्या रहेगा माइनस, तो ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये भी माइनस है रहेगा अभी माइनस का 1, ठीक। अब देखो ये आ गया 24 और 1 2 यानी माइनस के 2x अपान 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो माइनस आगे लिख करके अब हम इसको उड़ा देते हैं, -24 इंटू 2x या सीधे 24 दूना 42x लिख सकते हैं हम, 24 दूना 42x, वो भी माइनस के 24 दूना 42 नहीं 48 होते हैं, 48x और बराबर और बटे में ये है 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब माइनस माइनस यहाँ से काट लेते हैं, अब इसका इधर गुणा तो ये आ जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब इन सब को इधर ले आओ, तो ये इधर माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 48x माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। देखो 324 इधर से आएंगे पक्षांतर होकर के, तो चिन्ह जाएगा बदल, इतना ध्यान रखना। अब बात आती है 324 के ऐसे गुणनखंड करो कि जो घटाने पर 48 आ जाए, तो हम इधर लिखेंगे 324। अब ये संख्या मान लो हम 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 1 बचा 2 छंग 12, पूरे कर 2 दूना 4, फिर 2 से काटे 2 अठे 16, 2 कम 2 है ना। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगी 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगी 3 तिरका 9, फिर 3 से कटेगी 3 एकम 3। अब इनके कर लो गुणनखंड बना लो भाई। अगर हम देखें 3 तिरका 9 तिरका 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, ज़्यादा हो जाएगा। एक कैसा करें 3 दूना 6 और 3 तिरका 9 दूना 18 दूना 36 और घटाने पर आना कितना है 48, 3 तिरका 9 तिरक 27, 27 दूना 54, 3 दूना 6,
ये गुणनखंड बन गए। देखो इनको 3 दूना 6 और 3 तिरका 9 तिरक 27, 27 दूना 54, 54 में 6 लेस कर दो 48 बचेंगे। गुणनखंड हमारे बन गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 54x माइनस के 6x और माइनस के 324 इक्वल टू 0। इतने से x कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 54। यहाँ से -6 कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 54, प्लस 6 का -6 कामन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल के प्लस हो गया। अब ये x प्लस का 54 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम करेंगे x इज इक्वल टू नहीं, दोनों के बराबर 0, यानी x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लो। तो हम जब x प्लस 54 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x बराबर माइनस का 54, जो कि हो जाएगा अमान्य, ठीक है ना। इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए अमान्य हो जाएगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्योंकि धारा की चाल भाई ऋणात्मक होती नहीं तो ऋणात्मक कहाँ से हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, आगे के और सवाल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।